नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा पर। चर्चाएं परिचर्चाएं चल रही हैं। उत्तराखंड सहायक अध्यापक की दृष्टि से महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं चल रही है। ठीक है, इससे पहले हमने एसएसटी जो सामान्य वर्ग के लिए पेपर होने वाला है कला वर्ग के लिए, उसमें हमने हिस्ट्री का भाग पहला जो एशियंट हिस्ट्री था उसके बारे में हमने कंप्लीट चर्चा परिचर्चा की है। आज उस चैप्टर के क्या है प्रैक्टिस सेट है, यूँ कह सकते हैं आपके लिए एक मॉक पेपर होगा, मॉक टेस्ट होगा। तो आपने कितना सीखा, ठीक है, आपको क्या उस भाग में आ गया। ठीक है, अगर आपने उस भाग को नहीं देखा है, आप पहले उस भाग को देख लें अच्छे, जिसमें हमने संपूर्ण एशियन हिस्ट्री जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, बेस से लेके शून्य से शिखर तक हमने उसमें चर्चा परिचर्चा की है। 1.5 घंटे की वीडियो है। ठीक है, फिर आप इस प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे। तो आइए, जुड़ना है सकारात्मक ऊर्जा के साथ, और वीडियो पसंद आए तो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करनी है जहां संसाधनों के अभाव है। और साथियों का बार बार क्वेरी रह रही कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा। पीडीएफ मैंने बता दिया, या तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, या तो आप वीडियो टाइटल के नीचे मोर ऑप्शन ऑन करोगे तो वहाँ डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे जाओगे तो वहाँ आपको पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, देखो आप वीडियो कितना पसंद कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि हम हिस्ट्री की कितनी पार्ट लाएं। मैंने सोचा है कि इसके पूरे 3 भाग, ठीक है, प्राचीन हमने कर लिया है, मध्यकालीन भी करेंगे, उससे एमसीक्यूज भी लगाएंगे, उसके बाद आधुनिक भारत भी करेंगे जो सबसे लंबा भाग है, इंपॉर्टेंट है, उससे हम एमसीक्यूज भी लगाने वाले हैं। तो जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, और आज ही उन मित्रों तक पहुंचाने की कोशिश करें जो सहायक अध्यापक एलटी की तैयारी कर रहे हैं। उसी के साथ यूके पीएससी, ठीक है, पीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। उत्तराखंड के जो यूके पीएससी आयोजित करवाता है, यूके ट्रिपल एससी करवा रहा है, उन सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, सर्वप्रथम किस ग्रंथ में भारत का प्राचीन नाम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। मैंने भारत के तुम्हें नाम बताए थे, कौन कौन से नाम बताए थे, अब आप मुझे रिवीजन करते रहेंगे। मुझे कमेंट में आप बताएंगे कि भारतवर्ष के मैंने क्या बताया था। भारतवर्ष हो गया, हिंदुस्तान हो गया, जम्बूद्वीप हो गया, आर्यव्रत हो गया, ठीक है, सब नाम मैंने आपको बताया था। तो किस ग्रंथ में भारतवर्ष नाम उल्लेख मिलता है, तो मैंने आपको बताया था कि किसकी अष्टाध्यायी में, अष्टाध्यायी किसकी रचित है, पाणिनि की जो पुस्तक है अष्टाध्यायी, उसमें सबसे पहले भारतवर्ष का नाम उल्लेखित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपके लिए, यूनानी आक्रमणकारियों ने भारत को किस नाम से संबोधित किया था। तो इन्होंने इंडिया बोला था भारत को, ठीक है, इंडिया बोला था। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने हेतु ऐतिहासिक स्रोतों को कितने भागों में विभाजित किया गया था, 3 भागों में। ठीक है, हमने क्या साहित्यिक स्रोत जाना था, ठीक है, हमने क्या जिसमें साहित्यिक स्रोत में हमने क्या जाना था, धार्मिक ग्रंथ, वेद हो गए, पुराण हो गए, उपनिषद हो गए, ठीक है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म हो गया। ठीक है, दूसरा हमने क्या जाना था, अभिलेख या पुरातात्विक स्रोत, और तीसरा हमने क्या जाना था, हमने विदेशियों से प्राप्त साक्ष्य या विदेशियों से प्राप्त साक्ष्यों के बारे में हमने चर्चा परिचर्चा की थी। ठीक है, तो 3 भागों में इसे विभाजित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन एक वेदांग का अंग नहीं है। तो आपको पता, शिक्षा हो गया, शिक्षा हो गया, कल्प हो गया, निरुक्त हो गया, छंद हो गया, व्याकरण हो गया, ये सब क्या है, 6 वेदांग कितने होते हैं, 6 वेदांग होते हैं। शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, ये आपके वेदांग हैं। जो पाठ्य है ये वेदांग का अंग नहीं है। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके लिए, धर्मनिरपेक्ष साहित्य राष्ट्रंगिणी किसकी है, कलहण की पुस्तक है। ठीक है, की रचना किसने की, कलहण ने की। कश्मीर का इतिहास इसमें है, ललितादित्य मुक्तापीड़ा द्वारा गढ़वाल पर विजय की कहानी इसमें मैंने आपको बताया हुआ है। कलहण की पुस्तक राष्ट्रंगिणी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है बहुत बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए, किस पुराण में मौर्य वंश के संबंध में अधिक ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। तो विष्णु पुराण में मिलती है। कितने पुराण हैं, 6 पुराण है आपने बताया था। सबसे पुराना पुराण कौन है, मत्स्य पुराण है, और मौर्य वंश का संबंध की ऐतिहासिक जानकारी इसमें विष्णु पुराण में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके लिए, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध के धर्मोपदेश का उल्लेख मिलता है। तो सुत्त पिटक। ठीक है, बौद्ध धर्म के 3 पिटक बताए थे, सूत पिटक, विनय पिटक, अधर्म पिटक। तो किस में उसके धर्मोपदेश मिलते हैं, सूत पिटक में मिलते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 है आपके लिए, बेशनगर स्थित गरुड़ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। तो हेलियोडोरस, हेलियोडोरस ऑप्शन बी आपका। ठीक है, जो बेशनगर में स्थित क्या है, गरुड़ स्तंभ है, इसका निर्माण किसने, हेलियोडोरस ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके लिए, किस अभिलेख में सर्वप्रथम सती होने का उल्लेख मिलता है। तो किस में मिलता है, तो ये नासिक नहीं है, सती होने का उल्लेख किस
किस में मिलता है, तो एरन अभिलेख में मिला था, एरन अभिलेख में मिला था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नासिक में नहीं, एरन अभिलेख में सबसे पहले सती होने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, मैगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था, तो चंद्रगुप्त के शासनकाल में आया था। इसकी प्रमुख पुस्तक की नाम क्या है, इंडिका। इंडिका किसकी पुस्तक है, तो मैगस्थनीज की पुस्तक है। ठीक है, इंडिका के रचयिताकार कौन है, मैगस्थनीज है। किसके दरबार में, तो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, चीनी लेखक फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत आने की यात्रा की थी, तो फाहियान किसके उसमें आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के उसमें आया था, जिसने क्या टाइटल लिया था, विक्रमादित्य की टाइटल लिया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम महाराजा धीराज, ठीक है, किससे शांति करता है, लिच्छवी के कुमारा देवी से शांति करता है। कुमारा देवी और चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र होता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने भारत का नेपोलियन कहा जाता है और महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है। और क्या, इसका जो दरबारी कवि था हरिसेन, इसके बारे में प्रयाग परिस्थिति में अपने राजा की क्या करता है, बहुत ही प्रशंसा करता है। इन सभी चीजों को बताया हुआ है। अब आप समझ रहे हैं, कनेक्ट करते हुए हम चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है आपके लिए, हुएंसान की यात्रा के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था, तो बालभद्र था। ठीक है, हुएंसान किसके उसमें भारत आया था, तो हुएंसान किसके उसमें, तो हुएंसान आया था किसके उसमें, हर्षवर्धन के उसमें भारत आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है आपके लिए, किताब उल हिंद की रचना किसने की थी, किताब उल हिंद की रचना पूछेगा तो अल बरूनी ने की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, प्राचीनतम आहत सिक्के को साहित्य में क्या कहा जाता था, इन्हें क्या, करसापर्ण कहा जाता है, इन्हें करसापर्ण कहा जाता था। और मौर्य काल में इन्हें दीनार कहा जाता था क्या, मुझे आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है आपके लिए, पूर्व पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था, शिकार था। ये क्या करते थे, आखेटक थे, ये हंटिंग करते थे, हंटिंग एंड गैदरिंग। ठीक है, आखेटक और संग्राहक थे पूर्व पाषाण काल में। मानव का जीविका का ही प्रमुख स्रोत क्या था, शिकार करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है आपके लिए, पश्चिमोत्तर भारत के किस नदी घाटी क्षेत्र में पूरा पाषाण के साक्ष्य मिले हैं, तो सोहना नदी तट के किनारे क्या मिले हैं, बताओ मुझे, पूरा पाषाण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, ज्ञानी मानव होमो सैपियंस का आविर्भाव इस धरती पर कब हुआ था, तो 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। जो ज्ञानी मानव है, होमो सैपियंस मानव का वैज्ञानिक नाम। ठीक है, तो 30 से 40 हजार वर्ष पहले हुआ था। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ, मेहरगढ़, किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ। ठीक है, मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके लिए, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु, तो सबसे पहले तांबा का प्रयोग क्या था मनुष्य ने। ठीक है, भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की, तो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कृषि एवं पहिए का आविष्कार किस काल की देन है, तो ये क्या, नियोलिथिक, नवपाषाण काल की देन है। कृषि और पहिए का आविष्कार क्या, नियोलिथिक एज। ठीक है, नवपाषाण काल की देन है। C14 विधि जिसे बोलते हैं कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल मैंने बताया था कि 2350 से 1750 क्या सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। किस विधि के द्वारा, तो C14 विधि के द्वारा, जिसे कार्बन डेटिंग पद्धति कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है आपके लिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के किस राज्य में हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल खोजे गए, तो गुजरात में खोजे गए हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर बृहत स्नानागार मिला है, तो कहाँ पे, मोहनजोदड़ो पे क्या मिला था, बृहत स्नानागार मिला था। ठीक है, जो बृहत स्नानागार था ये कितना मीटर चौड़ा था, कितना मीटर लंबा था, कितना मीटर गहरा था, फटाफट मुझे बताएंगे। मैंने आपको बताया है, मुझे फटाफट बच्चे आंसर करेंगे। इसकी लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, गहराई होगी, किसकी, जो क्या मिला है, बृहत स्नानागार मिला है। कहाँ से मिला है, तो आपने बताया मोहनजोदड़ो से मिला है। तो मुझे बताना फटाफट इसकी लंबाई, गहराई, चौड़ाई, फटाफट बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, आपने कितना सीखा, जो हमने पहले वीडियो जानी थी आपने उसमें कितना सीखा, तो आपको बताना पड़ेगा फटाफट। जो बच्चा कमेंट करेगा, जो बच्चा क्या करेगा, मेरे साथ साथ रिवीजन करेगा, वो क्या करेगा, इन चीजों को भूलेगा नहीं, वो क्या बनेगा, प्रो वर्जन बनेगा। ठीक है, वो क्या बनेगा, प्रो वर्जन बनेगा। फटाफट बताएंगे। तो उसकी लंबाई कितनी थी, लंबा वो था 11.88 मीटर। कितना था, 11.88 मीटर लंबा था। चौड़ा कितना था, तो चौड़ा बताया था 7.01 मीटर। चौड़ा कितना था, 7.01 मीटर था। गहराई कितनी थी उसकी, 2.43 मीटर उसकी गहराई थी। 2.43 मीटर उसकी गहराई थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता
काल में कौन सी लिपि सर्वाधिक थी? तो भाव चित्रात्मक लिपि, ठीक है। अभी तक भी पढ़ी नहीं गई है ये भाव चित्रात्मक लिपि, ठीक है। जिस दिन पढ़ी जाएगी उस दिन सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत से रहस्यों का पर्दा क्या हो जाएगा? फांस हो जाएगा। यहाँ की लिपि कैसी है? भाव चित्रात्मक लिपि है, जो अभी तक भी पढ़ी नहीं गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य मिले? तो लोथल पे मिले हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? गेहूं और जौ। इनकी क्या थी? गेहूं और जौ। मेसोपोटामिया के साक्ष्यों में हड़प्पा स्थलों के लिए किस शब्द का? तो मेलुहा शब्द का प्रयोग हुआ था, बताया था हमने, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति का शासन किस वर्ग के हाथों में सीमित था? वणिक वर्ग के हाथों में सीमित था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस उर्वरकता की देवी को मानकर उसकी पूजा करते थे? तो धरती, पृथ्वी की ये पूजा करते थे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता काल में मनका बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है? तो लोथल से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर हल द्वारा जुते हुए खेतों के उल्लेख मिलते हैं? तो कालीबंगा से क्या? हल द्वारा जुते हुए खेतों का प्रमाण मिलता है। हड़प्पा संस्कृति में आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा गया? इसे टेराकोटा कहा गया। जो आग में पकी हुई मिट्टी थी इसको क्या नाम दिया गया? टेराकोटा नाम दिया गया था। किस इतिहासकार का मानना था कि जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ? तो आरएल स्टाइन ने क्या बोला कि जलवायु परिवर्तन से ही क्या हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था। किसी ने क्या बोला? बाढ़ के कारण हुआ। किसी ने बोला कि आर्यों के आक्रमण से हुआ, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन हेतु किसे एक प्रभावी कारण माना गया? तो बाढ़ को, ठीक है। बाढ़ को क्या माना गया? एक प्रभावी कारण माना गया। सिंधु नदी के किनारे पर बसा था, बाढ़ आने के कारण इस सभ्यता का क्या हो गया? विनाश हो गया था, ठीक है। हड़प्पा कालीन किस स्थल का पूर्णतः किलेबंदी का प्रमाण मिला है? तो कालीबंगा में पूर्णतः किलेबंदी का प्रमाण मिला है। मैक्स मूलन ने आर्यों का मूल स्थान कहाँ बताया? मध्य एशिया बताया। आर्यों द्वारा विकसित वैदिक सभ्यता का स्वरूप कैसा था? ग्रामीण सभ्यता इनकी क्या था? स्वरूप था, जो आर्यों द्वारा विकसित वैदिक सभ्यता थी। ऋग्वैदिक काल में परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था? कुलप कहा जाता था, ठीक है। कुलप कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल का एज क्या बताया था? 1500 से 1000 बताया था, 1500 से 1000 ईस्वी। और उत्तर वैदिक का क्या बताया था? 1000 से 600 ईस्वी इसका एज काल आपको बताया था। ऋग्वेद के किस सूक्त में 4 प्रमुख वर्ण? तो पुरुष सूक्त में 4 प्रमुख वर्ण, ठीक है। ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, शूद्र हो गया, और एक क्या था आपका? बताओ मुझे। वैश्य हो गया, ठीक है। लंबे समय तक विवाह करने वाली औरत को क्या कहा जाता है? उसे अमाजु कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? अमाजु कहा जाता है, जो लंबे समय तक विवाह नहीं करेगी, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में अधिकारियों के समूह को क्या कहा जाता था? इन्हें रत्निन कहा जाता था, ठीक है। राजा को सलाह देने वाली प्रमुख संस्था क्या कहलाएगी? सभा और समिति। किस वेद में? अथर्ववेद में, ठीक है। किसकी पुत्रियां थी? प्रजापति की पुत्रियां थी, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में पशुचारण योग्य भूमि को क्या कहा जाता था? रिवल्य कहा जाता था। जो जहां जोत किया जाता था, जहां कृषि उगाई जाती थी, उसे उर्वरा कहा जाता था, ठीक है। और रिवल्य किसी पशुचारण योग्य भूमि को कहा जाता था, ठीक है। ऋग्वेद के किस मंडल में दशराल या दशराग युद्ध का उल्लेख है? तो 7वें मंडल में क्या है? दशराग युद्ध का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में प्रचलित मुद्रा की इकाइयां क्या थी? शतमान और निष्क, ठीक है। शतमान और निष्क क्या है? उत्तर वैदिक काल में प्रचलित मुद्रा की इकाइयां हैं, ठीक है। आइए आगे क्वेश्चन नंबर 47 जान लेते हैं कि उत्तर वैदिक काल का सबसे लोकप्रिय देवता कौन था? उत्तर वैदिक काल का पूछ रहा है तो इसमें प्रजापति हो जाएगा, ठीक है। अगर ऋग्वैदिक काल का पूछेगा तो ऋग्वैदिक काल में इंद्र था। ऋग्वैदिक काल में कौन था? इंद्र था। उसका 250 बार उल्लेख मिलता है, 250 बार उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक में प्रजापति मुख्य देवता हो गया था। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है, इंपोर्टेंट है। निम्न में से किस वेद में देवताओं के स्तुति हेतु मंत्रों को संकलित किया गया? तो सामवेद में, ठीक है। किस पुराण को सर्वाधिक प्राचीन? तो मत्स्य पुराण को पहले ही बता दिया सबसे पुराना है। कितने पुराण है तुम आप बताएंगे मुझे, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में लोहे के साक्ष्य का सर्वप्रथम उल्लेख कहां से प्राप्त हुआ? तो अंतर्जिखेड़ा से। अंतर्जिखेड़ा से क्या लोहे के साक्ष्य सबसे पहले प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है आपके लिए, गायत्री मंत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से है? तो गायत्री मंत्र का संबंध ऋग्वेद से है, सबसे प्राचीन वेद है। किस स्मृति ग्रंथ को सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है? तो मनुस्मृति आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव, जिन्हें क्या आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है,
23वें कौन थे? पार्श्वनाथ थे। 24वें कौन थे? महावीर स्वामी थे, जो जो वास्तविक संस्थापक हैं। और 19वें नंबर का आप मुझे बताएंगे, 19वें नंबर का भी इंपोर्टेंट होता, आप मुझे बताएंगे, ठीक है। किस जैन तीर्थंकर का निर्माण सम्मेद शिखर में हुआ था? पार्श्वनाथ का हुआ था सम्मेद शिखर में, इनका निर्माण का देहांत हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 है आपके लिए, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? इन्होंने राजगृह में दिया था, ठीक है। इन्होंने क्या दिया था? राजगृह में महावीर ने अपना पहला उपदेश दिया था, ठीक है। जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र पर आधारित ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? भद्रभाहु ने, ठीक है, भद्रभाहु ने की थी। जैन साहित्य को मूलतः किस नाम से जाना जाता है? आगम नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया था, जो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे अधिक उपदेश दिए? तो श्रावस्ती आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संहिता का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजात शत्रु के उसमें हुए थे। टोटल कितने हुए थे? 4 हुए थे, ठीक है। पहला अजात शत्रु, दूसरा कौन था? कालाशोक, तीसरा कौन था? बताओ मुझे, तीसरा कौन था? अजात शत्रु हो गया, कालाशोक हो गया, तीसरा कौन था? फटाफट बताओ मुझे। तो कौन था? अशोक था, ठीक है, अशोक था। चौथा कौन था? कनिष्क था। बता दूं, एक बार रिवीजन कर दो। तो प्रथम बौद्ध संगीति कब होती है? 483 ईसा पूर्व, राजगृह में होती है। अजातशत्रु शासक होता है, महाकश्यप अध्यक्ष होता है, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीति पूछेगा तो 383 ईसा पूर्व, वैशाली में होती है। कालाशोक शासक होता है। सर्वकामिनी क्या होता है? अध्यक्ष होता है। तृतीय बौद्ध संगीति पूछेगा तो 250 ईस्वी पूर्व होता है, सॉरी, पाटलिपुत्र स्थान में होता है, अशोक राजा था। और मोगली पुतिस्ती इसका अध्यक्ष था। चतुर्थ पूछेगा तो प्रथम सदी ईस्वी पूर्व होता है। कहाँ? कुंडलवन कश्मीर में होता है। कनिष्क राजा था, वसुमित्र क्या थे? अध्यक्ष थे, ठीक है। तो याद रखना है, जैसे मैंने याद किया है आपको बताया, ऐसे ही आपने भी याद करना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ लेता है, पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 है, किस बौद्ध संगीति आयोजन के बाद बौद्ध धर्म हीनयान व महायान में बढ़ गया था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद क्या? बौद्ध धर्म का भी विभाजन हुआ, एक हीनयान एक महायान, ठीक है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापन कौन था? मक्खलीपुत्र गोसाल, मक्खलीपुत्र गोसाल था। लिंगायत किस संप्रदाय का अंग माना जाता है? तो शैव संप्रदाय का अंग है लिंगायत, ठीक है। किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो बताया था अंगुत्तर निकाय और क्या? भगवती सूत्र, ठीक है, कल्पसूत्र, भगवती सूत्र। किस में था? बताओ मुझे, फटाफट बताना। क्या तीनों में था? आप मुझे कमेंट करेंगे, जिसने वीडियो देखे वो मुझे क्या इजली से बता देगा कि किस किस में था। फटाफट बताएंगे मुझे किस किस में था। तो आपको बताऊं तो अंगुत्तर निकाय में था, ठीक है, अंगुत्तर निकाय में आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंगुत्तर निकाय ऑप्शन में है तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने की थी। उदयन कौन सा? हर्यक वंश का, हर्यक वंश का शासक था। किसका पुत्र था? अजातशत्रु का पुत्र था। अजातशत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार का पुत्र था, ठीक है। बिंबिसार की हत्या कौन करता है? अजातशत्रु करता है। अजातशत्रु की हत्या कौन करता है? उदयन करता है, इसलिए इसे पितृहंता वंश भी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 है आपके लिए, पुराणों में मगध साम्राज्य के किस शासक को सर्व सत्यांतक सत्यों का नाश करने वाला कहा गया है? तो महापद्मनंद को क्या सत्यों का नाश करने वाला कहा गया है। मगध साम्राज्य के किस शासक को पितृहंता कहा गया है? तो अजातशत्रु को मैंने बता दिया है। सीरियाई राजदूत डायमेकस किसके शासनकाल में भारत आया था? तो बिंदुसार के उसमें आया था। बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी होता है बिंदुसार, ठीक है। बिंबिसार कौन था? बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था, ठीक है। अशोक के अभिलेख किन लिपियों में उत्कीर्ण है? तो ब्राह्मी में भी है, अरमाइक में भी है, खरोष्टी में है। अशोक को देवनामपीरी के नाम से जाना जाता है, पीरीदासी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मौर्य प्रशासन में शीर्ष अधिकारियों को क्या कहा जाता था? इन्हें तीर्थ कहा जाता था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो वैशाली में आपको बताया था। कहाँ किया गया था? वैशाली में किया गया था। राजा कौन था? आप मुझे बताना, ठीक है। अध्यक्ष कौन था? आप मुझे बताना, मैंने इससे पहले अभी आपको बताया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 है, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध साम्राज्य का शासक कौन था? तो धनानंद था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? तो उपगुप्त से ली, ठीक है। जब कलिंग युद्ध करता है शासन के 8वें वर्ष से कहीं कहीं 9वें वर्ष दिया गया है 261 BC 261 BC। कलिंग कहाँ? आजकल जो उड़ीसा है वही वाला कलिंग एरिया में। क्या अशोक क्या करता है? कलिंग युद्ध करता है, ठीक है। मैदान में बहुत सारे स्त्री पुरुष सैनिक मारे जाने से क्या खून की नदियाँ बह जाती है। पूरा जो युद्ध का मैदान था रक्त से लाल हो जाता है। उससे अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है और उपगुप्त से क्या लेता है? बौद्ध धर्म की दीक्षा लेता है। अंतिम में क्या? अशोक बौद्ध धर्म अपना
बना लेता है। ठीक है, शासन के कितने वर्षों के बाद अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी? तो 10 वर्षों के पश्चात बोध गया की यात्रा की थी। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने? जेम्स प्रिंसेस ने। कब? 1837 या 1937? कब पढ़ा था मुझे बताना। ठीक है, कब पढ़ा था जेम्स प्रिंसेस ने अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले कब पढ़ा था? फटाफट मुझे आंसर देंगे, फटाफट आंसर करेंगे बच्चे मुझे, तो मैं आपको बता दूं कब पढ़ा था, बताओ मुझे फटाफट। तो 1837 में। ठीक है, 1837 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि अशोक के जो सबसे पहले अभिलेख हैं जेम्स प्रिंसेस ने 1837 में पढ़े थे। ठीक है, 1837 में पढ़े थे। ठीक है, मौर्य शासनकाल के दौरान भू राजस्व कर निर्धारण था, कितना था? 1/6 भाग इसका क्या था? कर का निर्धारण किया गया था भू राजस्व में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 है, राजकीय टकसाल के अधिकारी को क्या कहा जाता था? इन्हें लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है, जिसने महाराजा धीराजी की उपाधि धारण की थी। हर्षवर्धन के किस शासक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार किया था? तो शशांक को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखो बरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया? पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। ठीक है, किस गुप्त शासन ने गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र से उज्जैनी बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक रचना स्वयं हर्षवर्धन द्वारा नहीं किया गया है? पीटी दर्शिका हर्षवर्धन द्वारा रचित है, नागानंद भी हर्षवर्धन द्वारा रचित है, रत्नावली भी है, और हर्षचरित नहीं है। ठीक है, हर्षचरित की है कनिष्क की है, बताना मुझे किसकी है? कनिष्क के दरबार में कौन था, बताओ मुझे, कनिष्क के दरबार में कौन था, बताओ मुझे। जो हर्षचरित है किसकी रचना है? कमेंट में बताएंगे मुझे फटाफट। ठीक है, देखो हर्षवर्धन के ही दरबार में इसका राज दरबारी था, उसका नाम आप मुझे बताएंगे, उनकी ही ये कृति है हर्षचरित। ठीक है, बाकी पीटी दर्शिका, नागानंद, रत्नावली किसकी है? हर्षवर्धन की है। ठीक है, नेक्स्ट है, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किस शासक ने करवाया था? तो रुद्रदामन ने करवाया था। इलाहाबाद स्थित प्रयाग प्रस्तुति लेख की रचना किसने की थी? हरिसेन। किसका दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। गांधार एवं मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में सर्वाधिक हुआ? तो कनिष्क के शासनकाल में सर्वाधिक हुआ था। हूणों के आक्रमण से भारत की सुरक्षा करने का श्रेय किस गुप्त शासक को जाता है? स्कंदगुप्त को जाता है। कश्मीर के मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने? ललितादित्य मुक्तापिंड ने करवाया था। ठीक है, कश्मीर का क्या? मार्तंड मंदिर। ठीक है, उड़ीसा का क्या? कोणार्क मंदिर, सूर्य का कोणार्क मंदिर। ठीक है, और क्या यह अल्मोड़ा का क्या? कटारमल मंदिर। ठीक है, आपको बताया हुआ है, सभी चीजें हम क्या करते हैं? कनेक्ट करते हुए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, दक्षिण के चेर वंश का प्रतीक क्या था? धनुष था। ठीक है, गुप्त काल में पंचतंत्र की रचना किसने की थी? विष्णु शर्मा ने की थी। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ठीक है, वहीं प्राचीन चोल वंश के संस्थापक कौन थे? कारिकाल थे, कारिकाल को माना जाता है। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ किसने? आर्यभट्ट, एक खगोल शास्त्री थे। और देखो वहीं पूछेगा आपसे क्या, किस पांड्य शासक ने रोमन साम्राज्य आगस्टक के दरबार में अपना दूत भेजा था? तो किसने? नेडुजेलियन ने भेजा था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थापत्य कला गुप्त काल से निर्मित नहीं है? तो खजुराहो का मंदिर नहीं है। ठीक है, दक्षिण भारत के किस साम्राज्य में सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन प्रणाली का प्रारंभ हुआ? तो चोल शासन काल में आपका राइट आंसर हो जाएगा। पांड्य राजवंश की राजधानी कहाँ थी? इंपोर्टेंट है, मदुरै थी। पूछ लेगा कि पांड्य राजवंश की राजधानी मदुरै थी। गुप्त काल के किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो ऐरण अभिलेख में मिलता है। महाबलीपुरम स्थित एकाश्म मंदिर रथ मंदिर कहा जाता है, उसका निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 100 नंबर का आप स्टार लगा लेना। और गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम इसका वास्तविक संस्थापक था। संस्थापक पूछेगा तो श्रीगुप्त, और वास्तविक पूछेगा तो चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, तो हमने जो भाग पहला एशियंट हिस्ट्री, ठीक है, भारत का प्राचीन इतिहास क्या था, उससे हमने क्या 100 महत्वपूर्ण प्रश्न लगा लिए, 100 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लगाए आपके लिए। क्या? उत्तराखंड सहायक अध्यापक के साथ साथ यूके पीएससी। ठीक है, जो आपका अपर पीसीएस लोअर पीसीएस है उसकी दृष्टि से तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरे प्री में क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, 10 से 12 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे। ठीक है, तो आज ही जुड़ना है, अपने उन मित्रों तक पहुंचाने की कोशिश करनी है जहां संसाधनों के अभाव है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। और आपको किस किस प्रकार की वीडियो चाहिए, आपको कैसा मैटर चाहिए, आप क्या क्या चाहते हैं, क्या क्या सुधार चाहते हैं, ठीक है, क्या क्या गलतियों पे आप और अच्छा करने के लिए चाहते हैं, आप कमेंट में लिख सकते हैं। हम आपके लिए हैं, आप हमारे लिए हैं। ठीक है, आपका साथ होगा, संघर्ष आपका होगा, मेहनत आपका होगा, लगन इच्छा आपकी होगी, मार्गदर्शन आपका अपने यूट्यूब चैनल यूके टीचिंग परीक्षा का होगा। थैंक यू सो मच।